आरो तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। पोला में तो अब रोने का दम भी नहीं है। बस अपने सिधारे पिया से बातें कर रही है। पहचानी भी नहीं जाती है। चेहरा चिंता, उदासी, शोक या प्रत्यक्ष लगता है। अब सुनते हैं प्रेमा रेडियो नाट्य वाचन की 17वीं कड़ी। इस वक्त कोई ऐसा नहीं जो उसको तसल्ली दे कि सब कुछ हो गया है, मगर पूर्णा की आस अभी तक कुछ कुछ बंधी हुई है। उसके कान दरवाजे की तरफ लगे हुए हैं कि कहीं कोई उनके जीवित निकल आने की खबर न लाता हो। सच है, वियोगियों की आस टूट जाने पर भी बंधी ही रहती है। शाम होते होते इस शोकदायक घटना की खबर सारे शहर में गूंज उठी। जो सुनता सिर धुनता। बाबू अमृत राय हवा खाकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में पुलिस के आदमियों को एक लाश के साथ जाते देखा। बहुत से आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। पहले तो वो समझे कि कोई खून का मुकदमा होगा, मगर जब दरियाफ्त किया तो पता चला पंडित जी की इस अचानक मृत्यु के बारे में। उन्हें बहुत रंज हुआ। वो बसंत कुमार को भली भांति जानते थे। उन्हीं की सिफारिश से पंडित जी को दफ्तर में वो जगह मिली थी। बाबू साहब लाश के साथ साथ थाने पर पहुंचे। डॉक्टर पहले से ही आया हुआ था। जब उसकी जांच के निमित्त लाश खोली गई तो जितने लोग खड़े थे सबके रोंगटे खड़े हो गए। कई आदमियों की आंखों से आंसू निकल आए। लाश फूल गई थी, मगर मुखड़ा ज्यों का त्यों था और कमल के सुंदर फूल होठों के बीच दांतों तले दबे हुए थे। ये तो वही फूल थे जिन्होंने काल बनकर उसको डस लिया था। जब लाश की जांच हो चुकी तब अमृत राय ने डॉक्टर साहब से लाश को जलाने की आज्ञा मांगी, जो उनको सहज ही मिल गई। इसके बाद वो अपने मकान पर आए, कपड़े बदले और बाइसिकल पर सवार होकर पूर्णा के मकान पर पहुंचे। देखा तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। हर तरफ सियापा बरस रहा है। यही समय पंडित जी के दफ्तर से आने का था। पूर्णा रोज इसी वक्त उनकी जूते की आवाजें सुनने की आदी हो रही थी। इस वक्त जो ही उसने पांव की आवाज सुनी तो बिजली की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर जो ही दरवाजे पर आई और अपने पति की जगह बाबू अमृत राय को खड़े पाया तो ठिठक गई। शर्म से सर झुका लिया। निराश होकर उल्टे पांव वापस हुई। मुसीबत के समय किसी दुख पूछने वाले की सूरत आंखों के लिए बहाना हो जाती है। बाबू अमृत राय 1 महीने में 2-3 बार अवश्य आया करते थे और पंडित जी पर बहुत विश्वास रखते थे। इस वक्त उनके आने से पूर्णा के दिल पर एक ताजा सदमा पहुंचा। दिल फिर उमड़ आया और ऐसा फूट फूट कर रोई कि बाबू अमृत राय, जो मोम की तरह नर्म दिल रखते थे, बड़ी देर तक चुपचाप खड़े बिसरा किए। जब जरा जी ठिकाने हुआ तो उन्होंने सेविका को बुलाकर बहुत कुछ दिलासा दिया और दहलीज पे खड़े होकर पूर्णा को भी समझाया और उसको हर तरह की मदद देने का वादा करके चिराग जलते जलते अपने घर की तरफ रवाना हुए। उसी वक्त प्रेमा अपनी मेहताबी पर हवा खाने के लिए बाहर निकली थी। उसकी आंखें पूर्णा के दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। तभी उसने किसी को बाइसिकल पर सवार होकर उधर से निकलते देखा। गौर से देखा तो पहचान गई और चौंक कर बोली, हाँ, अरे ये तो अमृत राय हैं।
पंडित बसंत कुमार का दुनिया से उठ जाना केवल पूर्णा ही के लिए जानलेवा नहीं था, प्रेमा की हालत भी उसी की तरह थी। पहले वो अपने भाग्य पर रोया करती थी, अब विधाता ने उसकी प्यारी सखी पूर्णा पर विपत्ति डालकर उसे और भी शोकातुर बना दिया था। अब उसका दुख हटाने वाला, उसका गम गलत करने वाला कोई नहीं था। वो आजकल रात दिन मुंह लपेटे चारपाई पर पड़ी रहती, न वो किसी से हंसती न बोलती। कई कई दिन बिना दाना पानी के बीत जाते। बनाव श्रृंगार अब उसे बिल्कुल नहीं भाता। सिर के बाल दो दो हफ्ते तक गूथे नहीं जाते। सुरमदानी अलग पड़ी रोया करती है, कंघी अलग हाय हाय करती है। गहने उसने उतार फेंके थे। सुबह से शाम तक अपने कमरे में ही पड़ी रहती। कभी चारपाई पर लेटती, कभी जमीन पर करवटें बदलती, कभी इधर उधर बौखलाई हुई घूमती। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुत करता थी काजल सूरी।